नमस्कार दोस्तों, एनआर स्टडी एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एट्थ क्लास के नोट्स की। तो एट्थ क्लास के नोट्स आपके लगभग किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर आपके साइंस आती है, तो हम साइंस के नोट्स शुरू करने वाले हैं। तो देखिएगा, जल्दी से जुड़ जाइएगा। और आज की क्लास शुरू हो चुकी है, तो जल्दी से। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि मैनेजमेंट, यानी कृषि प्रबंधन या एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या होता है और क्या नहीं होता है। आपको एट्थ क्लास के पूरे नोट्स मिलेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हमने सेवन्थ क्लास के नोट्स पढ़ लिए हैं और ये आज एट्थ क्लास के नोट्स शुरू हो चुके हैं। तो क्या होती है फसल? बात आती है कृषि के अंदर प्रवेश करने से पहले बात आती है कि कृषि किसे कहते हैं, कि फसल उगाना ही क्या है, कृषि। तो अब बात करते हैं कि फसल क्या होती है। जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। यानी एक ही प्रकार के जो पादप होते हैं, बहुत बड़े पादप होते हैं, वो एक बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जो गांव के हैं उन्हें पता है, बिल्कुल बिल्कुल, जो गांव के हैं उन्हें पता है कि फसल क्या है। तो ये होती है आपकी फसल। तो जल्दी से दोस्तों शेयर कर दीजिएगा एक बार। अब दोस्तों बात आती है कि फसल तो हो गई, अब बात करते हैं कि फसल कितने प्रकार की हो सकती है। यानी फसलें होती तो है, पर होती कितने प्रकार की है। तो ये ऋतु के आधार पर 3 प्रकार की होती है फसलें। ध्यान रखिएगा कि ऋतु के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पहली कौन सी फसल है। पहली होती है आपकी रबी की फसल, दूसरी होती है खरीफ की फसल, और तीसरी होती है जायद की फसल। शायद ये तीनों नाम आपको पता है। इसमें महत्वपूर्ण आपको क्या लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, एग्ज़ाम में आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, गेहूँ, जौ, चना, और एक चौथा ऑप्शन दे देते हैं मूंगफली। अब आपको वहाँ पर पूछ लेंगे कि निम्न में से असंगत का चयन कीजिएगा। तो उस समय आप क्या करोगे, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ध्यान दीजिएगा कि रबी की फसल। अब एक और पूछ लेते हैं कि शीत ऋतु की फसल का नाम बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, रबी की फसल को शीत ऋतु की फसल कहते हैं। इसको रबी की फसल होती है आपकी शीत ऋतु की फसल, जो कि अक्टूबर के अंदर बोई जाती है और फरवरी मार्च के अंदर काटी जाती है। तो ये हो गई आपकी रबी की फसल। और उसमें क्या क्या बोया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, जो हम गेहूँ, जौ, चना, जो गेहूँ बोते हैं, जौ बोते हैं और चना बोते हैं, ये सारी फसल रबी की फसल है। किसकी है, रबी की फसल है। फिर खरीफ की फसल की बात करते हैं। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो जून जुलाई के अंदर ये बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसलिए इस फसल को कौन सी फसल कहते हैं, वर्षा ऋतु की फसल। और ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको। आजकल सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आपको सुमेलित करने वाले संगत असंगत इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो देखिएगा कैसे, जैसे आ जाएगा आपके शीत ऋतु की फसल, वर्षा ऋतु की फसल, और आपकी अन्य कोई फसल आ जाएगी जिसमें आपकी गर्मी ऋतु की फसल। निम्न में से कौन सा असंगत है, इस प्रकार पूछ सकते हैं। तो आपकी वर्षा ऋतु की फसल खरीफ फसल है, जिसके अंदर हम जवार, मक्का और मूंगफली ये बोते हैं और इसकी बुआई करते हैं। चलो, दोनों के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब तीसरी आपकी आती है जायद की फसल। तो देखो, जायद की फसल होती है जिसमें आप सब्जियां उगाते हैं। तो जायद की फसल में क्या उगाते हैं आप, सब्जियां उगाते हैं। जैसे ये फसल आपके मार्च से लेकर जून तक चलती है और इसके अंदर सब्जियां उगाई जाती है। कैसे, जैसे आपका खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है इत्यादि, ये जायद की फसल है। कौन कौन सी, खरबूजा, ककड़ी, तरबूज, ये जितनी भी सब्जियां हैं लगभग जायद की फसल में ही होती है, जो आपके मार्च से लेकर जून तक चलती है, ये जायद की फसल। तो तीनों के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो ये देखिएगा, अगला आ चुका है आपका फसल की पद्धति। आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन को बड़ी कर देता हूँ। तो अब आपके सामने आ चुका है फसल की प्रकृति। तो देखिएगा दोस्तों, फसल की प्रकृति किस प्रकार हो सकती है। फसल की प्रकृति का अर्थ यहाँ पर क्या है, यार फसल की पद्धति या प्रकृति। तो वो ये यहाँ पर क्या है कि फसल की पद्धति कैसे है, कि हम फसल की बुआई कैसे करते हैं, उसको तैयार कैसे की जाती है। तो फसल को तैयार करने से पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। जो किसान परिवार से संबंधित है उनको पता है कि पहले क्या तैयार करना पड़ता है, मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या तैयार करना पड़ता है, आपको मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं जुताई।
क्या कहते हैं, जुताई, यानी खेत को जोतना। तो जिसके माध्यम से क्या होता है, आपकी जो ज़मीन होती है उसको, मिट्टी को तैयार किया जाता है। हम कहते हैं मारवाड़ी में कहते हैं हल करना, हल करके उसको जुताई करके फिर उसको तैयार किया जाता है। जिससे, अब मुझे ये बताओ, ये जो तैयार की थी जुताई क्यों की जाती है? जब जुताई करते हैं तो आपको पता है, जो हम कहते हैं कि जो छोटे छोटे भाग होते हैं जो ज़मीन में धंसे रहते हैं, इससे क्या है कि ज़मीन पोली हो जाती है और नम हो जाती है और उसमें नमी आ जाती है। कैसे? जैसे ही उसकी हम करेंगे जुताई, तो जितनी भी जो पहले वाले जो फसल थी उसकी जो कैसूर का है, यानी जो पौधे के जो भाग होते, जड़ें होती है, वो बाहर आ जाती है और वो फूट जाती है, जिसे हम कैसूका कहते हैं। और कैसूका के माध्यम से जमीन है क्या रहेगी, उसमें नमी बनी रहेगी। अगर बरसात होती तो उसमें क्या बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है और मैं पूरे नोट्स कराऊंगा आपको, आप आराम से लिख सकते हैं। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आराम से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रमुख कृषि के औजार। आप देखिएगा कि फसल कर रहे हैं तो औजार तो चाहिए ही, तो औजार के बारे में भी एग्जाम में पूछते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि इस प्रकार, जैसे हमने देख लिया कि चलो ये नॉर्मल टॉपिक है तो इसे कौन पढ़े। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में नॉर्मल टॉपिक को भी बड़े शानदार तरीके से क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, तो एक एक चीज़ आना ज़रूरी है। तो प्रमुख कृषि औजार कौन से हैं? एक तो हल, हल आपने देखा होगा, जो हल खड़ते हैं ना, और कुंदाली, ठीक है, कल्टीवेटर, ठीक है। तो ये आपके क्या है, प्रमुख कृषि के औजार है। अब मुझे ये बताओ, बुआई करते हैं ना, बुआई यानी बीज को बोना, बुआई, बुआई का अर्थ क्या होता है, बीज को बोना या बीजों का चयन करके फिर उनको खेतों में डाला जाता है। तो किसके माध्यम से डाला जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, सीड ड्रिल। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं कह देता हूँ पहले ही, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीड ड्रिल का प्रयोग कहाँ होता है। ऐसा क्वेश्चन आता ही आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा कि अरे ये सीड ड्रिल क्या होता है, सीड ड्रिल। हमने तो इतनी किताबें पढ़ी, फिर भी ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है नहीं। तभी तो कहते हैं आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी इसलिए पढ़नी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ दी होती है एनसीईआरटी में, और वही चीज़ें आपको गाइडों में नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं ये नोट्स करवा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, परंतु आपको इनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10 सारे के सारे नोट्स मैं करवाऊँगा आपको, और एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा अगर आपने आराम से पढ़ लिया तो ध्यान दीजिएगा कि सील ड्रिल का प्रयोग कहाँ होगा, बीजों का चयन करने में। सील ड्रिल का प्रयोग कहाँ होगा, ध्यान दीजिएगा, बीजों का चयन जब करते हैं तो सील ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। और ये एक प्रकार का परंपरागत औजार है। परंपरागत औजार कौन सा है? सील ड्रिल। वो क्या करता है, आपका बीज बोने का काम करता है, बीजों का चयन करके बीज बोने का काम करता है। चलो आगे चलते हैं, खाद एवं उर्वरक मिलाना दोनों। अब मुझे एक बात बता देता हूँ, खाद और उर्वरक दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हो आप, बिल्कुल, क्योंकि यही आपके कन्फ्यूज़न का सबसे बड़ा कारण है। छोटे छोटे क्वेश्चन हम गलत कराते हैं और ये रहता है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। तो ध्यान दीजिएगा, खाद एवं उर्वरक मिलाना, बाद में हम खाद एवं उर्वरक मिलाएंगे। अब देखो, खाद एवं उर्वरक किस में मिलाया जाता है? मिट्टी में मिलाया जाता है। क्यों मिलाए जाते हैं? जिससे कि पोषक स्तर बनाए रखे। जैसे कि हम भोजन क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम चल फिर सके और अच्छा कार्य कर सके। तो इसी प्रकार मिट्टी के अंदर खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं, जिससे कि उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ सके, उसकी जो उर्वरक क्षमता है, जो उत्पादन करने की क्षमता है, वो बढ़ सके और आसानी से फसल अच्छी हो। तो देखो, ये पोषक स्तर को बनाए रखते हैं कौन? खाद एवं उर्वरक। चलो, समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है तो शेयर करते रहे, क्योंकि आज की क्लास आपके ज़बरदस्त होने वाली है, जानदार होने वाली है। और ये लो, आपका जो कन्फ्यूज़न है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम बात करने वाले हैं खाद एवं उर्वरक की। अरे ये खाद और उर्वरक होता क्या है? अच्छी बात है। देखो, खाद किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो गाय का गोबर वगैरह है, जो प्राकृतिक खाद कहते हैं, जैसे जैविक खाद है ना, वो होता है आपका खाद। उर्वरक क्या होता है? मानव निर्मित होता है। ध्यान दे देना, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर वापस, खाद एवं उर्वरक के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। खाद होता है आपका, जैसे कि गाय भैंसे वगैरह, बकरी वगैरह, किसी का भी, ठीक है, तो वो उनका जो गोबर है वो खाद कहलाता है, जिसे हम कहते हैं जैविक खाद, ठीक है। और जैविक खाद से आपको पता है बायोगैस का निर्माण किया जाता है। जैविक खाद के माध्यम से बायोगैस बनाई जाती है, जो कि आपको उस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में लेते हैं। और साथ में एक और क्वेश्चन याद करवा देता हूँ कि भविष्य का ईंधन किस को कहा जाता है? तो ध्यान देना, हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है।
हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। देखो नॉलेज लेते रहो और पूरा नॉलेज लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई भी गारंटी नहीं लेता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ये ज़रूर है अगर आप एनसीईआरटी बेस पढ़ रहे हैं तो आप वाकई में बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो प्राकृतिक खाद कौन सा होता है, जिसे प्राकृतिक या एक जैविक खाद को हम बोलते हैं, खाद बोलते हैं, जो कि खेतों में बनाई जाती है। बिल्कुल ये खेतों के अंदर ही बनाई जाती है। जैसे आपकी गोबर गैस वगैरह, जो गोबर वगैरह है वो वहाँ पर डाल दी जाती है, जिससे क्या होता है जो उसके अंदर जो केंचुए, आपको पता केंचुए किसान का मित्र क्यों कहते हैं, वो उस जो खाद डालते हैं ना उसके चारों ओर फैल जाते हैं। फैलने के बाद उसको कुतरते मतलब उसको काटते हैं। उससे क्या होता है जो नमी रहती है वो बनी रहती है, उसको पूरा बिखेर देते हैं। कौन बिखेरते हैं? केंचुए बिखेरते हैं। आराम से पूरा उसको ज़मीन के अंदर मिला देते हैं। कौन? केंचुए। और ये डाली जाती है आपकी खेतों के अंदर, और इस केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। चलो, खाद से जो मिट्टी बनती है उससे मिट्टी को क्या प्राप्त होता है? ह्यूमस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ह्यूमस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि से ये ह्यूमस क्या होता है, तो मैं बता दूं ये मिट्टी का पोषक पदार्थ है। जिस प्रकार हमारा पोषक पदार्थ क्या है? रोटी। तो ये रोटी हमारा पोषक पदार्थ है, इसी प्रकार मिट्टी का पोषक पदार्थ आपका ह्यूमस है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता अर्थात उत्पादन करने की क्षमता बढ़ती है। पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब देखो बात ये होती है कि ये आपके खेतों के अंदर मिलते हैं, जैसे कि गोबर वगैरह उनसे ये बनाए जाते हैं, तो थोड़े पोषक पदार्थ इसमें कम होते हैं, परंतु ये अच्छे होते हैं। अब देखो पोषक पदार्थ ज़्यादा किस में होते हैं जो कि नुकसानदायक भी है। कैसे? उर्वरक। अब ये क्या होता है कि मानव द्वारा बनाए जाते हैं। मानव द्वारा बनाए जाते हैं कौन? उर्वरक। जैसे आप खाद लेकर आते हो ना बाजार से, तो वो क्या आपके उर्वरक ही है। जैसे पोटास है, यूरिया है। यूरिया लेके आता है ना कि यूरिया खाद लेकर आओ, इसीलिए तो कहता हूँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पर यूरिया खाद भले ही दे रखा हो, पर वो है क्या? वहाँ पर उर्वरक है। जबकि खाद अलग है, जिसे हम जैविक खाद कहते हैं। अमोनियम सल्फेट का है, जो कि फैक्ट्रियों के अंदर बनाई जाती है। अब जो ये उर्वरक होते हैं ये फैक्ट्रियों के अंदर बनाए जाते हैं। और देखो ये उर्वरक होते हैं, इनकी मिट्टी में ह्यूमरस नहीं होता है। तो ह्यूमस ओनली किस में होता है? प्राकृतिक खाद में होता है। किस में होता है? प्राकृतिक खाद में होता है आपका ह्यूमस। जबकि इसमें पोषक तत्व कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये होते हैं आपके उर्वरक के अंदर पोषक पदार्थ। अब आपको यहाँ पर इस टॉपिक को साधारण नहीं समझना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन पहला आ जाएगा कि खाद के अंदर, दूसरा आ जाएगा उर्वरक के अंदर, तीसरा आ जाएगा उपयुक्त दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो फिर आपको आंसर कौन सा देना है? उर्वरक। और फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ह्यूमस किस में नहीं पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा उर्वरक के अंदर ह्यूमस नहीं पाया जाता है। तो है ना कन्फ्यूजन करने वाला सवाल? बिल्कुल है। हम ऐसा मानते हैं कि चलो ये तो 8th क्लास है, ये टॉपिक कौन पढ़े, परंतु ये नहीं पता कि इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अच्छी बात है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या? अगले टॉपिक की ओर। चलो चलो चलो, आ चुके हैं हम। अब देखो हम खेती तो हमने कर ली, सिंचाई हम देखो हमने जुताई कर ली खेती की। अब जुताई करने के बाद हमें फसल पानी है, तो हमें उसके अंदर सिंचाई वगैरह तो करना ही पड़ेगा ना। तो देखो सिंचाई की पद्धतियाँ कौन कौन सी होती है? तो सिंचाई की 2 पद्धतियाँ होती है, तो होती है छिड़काव और एक ड्रिप पद्धति। वैसे हम दोहरा भी, ये तीसरी पद्धति हम दोहरा के द्वारा भी करते हैं ना, दोहरा बना के उसके अंदर हम सिंचाई की जाती है पानी से। तो ये है। तो देखिएगा छिड़काव आपको पता होगा कि फ्रेशर के माध्यम से वो जो मशीनें जो आता है ना, पाइपों के माध्यम से पूरा छिड़काव पद्धति। और ड्रिप के माध्यम से होती है एक एक बूंद बूंद बूंद, जो कि आपके रेगिस्तान के इलाकों में या जहाँ की मिट्टी बिल्कुल बालू रेत हो, तो वहाँ पर ये ड्रिप और ये काम आती है पद्धति। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। अब देखो बात आती है कि सिंचाई के स्रोत की। तो सिंचाई करनी है तो स्रोत तो चाहिए। तो स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे जलकूप, फिर कुएँ है, तालाब है, झील है, नदियाँ है, बांध है, नहर है। तो ये आपकी क्या है? सारे सिंचाई के स्रोत हैं। जैसे कि तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है भीलवाड़ा के अंदर, है ना। तो इस प्रकार ये क्या है? स्रोत है। कुएँ से की जाती है आपके जयपुर के अंदर, और बाकी नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। जैसे चंबल नदी से है तो उससे भी सिंचाई करते हैं, और नहरों से करते हैं। जैसे इंदिरा गांधी नहर है तो उसकी काफ़ी लिफ्ट नहरें हैं, तो जिसके माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाती है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण और आ रहा है कि पारंपरिक स्रोत कौन से हैं। देखो चड़स क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि एग्जाम में आपको पूछ लेते हैं कि चड़स क्या है।
फिर आपका दिमाग घूमने लग जाता है कि अरे भाई ये चड़स क्या है, जबकि है ये 8th क्लास का क्वेश्चन। फिर आपके दिमाग में आता है नहीं तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस है ना। अरे आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, चड़स मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है पुराने ज़माने के अंदर एक चमड़े का बना होता था जो कि कुएं के अंदर डालते थे तो अपना आप उसको पानी के माध्यम से फिर बाहर निकाल देते थे, उसके अंदर अपना आप भर जाता था पानी, और उसको बाहर दोहरे के माध्यम से उसको कर दिया जाता था। तो वो आपका क्या था, चड़स। यानी एक चमड़े का एक पूरा बहुत बड़ा बना देते थे टब की तरह, और उससे पानी खींचते थे, तो वो था आपका चड़स। और मोट गिरनी के माध्यम से, आपको पता ही है गिरने के माध्यम से वो गिरनियाँ चलती रहती थी, और उसके माध्यम से क्या होता था, वो चेन पंप, चेन की तरह, आपको पता है चेन डब्बे लगे रहते थे चेन की तरह, और वो चलता रहता था चेन, और आड़ पाड़ वो बेल को घुमाते रहते थे, तो वो चेन के माध्यम से पानी चलता रहता था। और रुकेली, रहट, ये सारे क्या है, पारंपरिक स्रोत हैं, और इनके बारे में पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब देखो खरपतवार सबसे बड़ी, ये आपको समझ में नहीं आता कि ये खरपतवार क्या है भाई। अरे खरपतवार का प्रयोग कहाँ करते हैं और ये है क्या। तो देखो खरपतवार क्या होती है। खरपतवार ये होती है कि खरपतवार आपके, जैसे कि आपने फसल बोई, फसल के अंदर अनावश्यक जो फसल होती है, अनावश्यक जो अपने आप उग जाते हैं, वो खरपतवार कहते हैं। और उसको काटना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर हम उनको नहीं काटेंगे तो वो दूसरे पौधों की या दूसरी फसल पौधे हैं उनकी वृद्धि को रोक लेंगे। उनका जो ह्यूमस है, उनके जो उर्वरक हैं, उनकी जो सारी शक्तियाँ है, वो पास वाला जो बिना मतलब उग गया है वो ले लेगा। तो इससे अच्छा है कि हम उनको काट के फेंक दें। तो इसीलिए हम उसको हम खरपतवार कहते हैं कि तुझ पर अब वार किया जाएगा और तुझे काटा जाएगा। और उसके लिए हम प्रयोग करते हैं खरपतनाशी का, कि चलो इसका नाश किया जाए। और इसके लिए एक मशीन आती है 2.4D का प्रयोग करते हैं। ये मशीन है जिसके माध्यम से ये खरपतवार कटाई की जाती है। देखो, और खरपतवार हम कह सकते हैं नियाई करते हैं ना, नियाई, कि हम निनाण काटून जावा, तो निनाण, वो निनाण क्या होता है, उसके अंदर खरपतवार को अलग किया जाता है, उसी को हम निनाण कहते हैं, है ना, निहाई। बिल्कुल बिल्कुल, जो मारवाड़ के हैं उनको पता है निनाण क्या होता है, और अच्छी तरह जो किसान के बेटे हैं उनको तो अच्छी तरह पता है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो फसल काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दत्ताते या दतेली, हम कहते हैं दांतड़ो। तो दांतड़ो क्या है, ये कटाई का साधन है जिसके माध्यम से हम फसल की कटाई करते हैं। फिर अगली मशीन आती है आपकी हार्वेस्टर मशीन। देखो आजकल ऐसी कंपनियां, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि जो मजदूरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हैं। जो काम पहले एक एक महीने में होता था आज एक दिन में हो जाता है। तो इसी प्रकार की ऐसी मशीनें हैं, जैसे कि हार्वेस्टर मशीन है, आपकी कंबाइन मशीन है। देखो ये सारी मशीनें क्या करती है, आपकी फसलों में मदद करती है, कटाई में, सिंचाई में, तो इस प्रकार मदद होती है। देखो आगे बात आती है कि भंडारण। देखो भंडारण किसे कहते हैं, जैसे कि आपकी फसल हुई, अनाज वगैरह हुआ, तो उसको एक जगह सुरक्षित भंडार के अंदर रखा जाता है। बड़े बड़े जो साहूकार थे, जिनके नीचे जो कर्सा थे, तो वो करते थे, तो वो कहाँ रखते थे, साहूकार के यहाँ रखते थे। एक बड़ा सा हॉल होता था, तो उसके अंदर फसल रख देते थे। और उसके अंदर कभी कभार आपने देखा होगा कि पाट के ऊपर रखते थे, क्यों, कि सड़े नहीं। फिर उसके अंदर ही जो आपकी कुछ दवाइयाँ भी मिला देते थे जिससे कि अनाज सड़े नहीं। कूलर वगैरह, हवा वगैरह, ये सारे वहाँ पर सुविधा कर दी जाती थी। तो ये था आपके सिंचाई के साधन। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अभी तक तो ये एक टॉपिक हुआ है, अभी तो ये एक चैप्टर हुआ है 8th क्लास का, जिसका नाम था कृषि प्रबंधन, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, और अच्छा था और बहुत ही शानदार। जल्दी से आप शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि यूट्यूब पर पहली बार एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट होने वाले हैं, और इसीलिए आपको शेयर करना पड़ेगा। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप जल्दी से शेयर कर दें। चलो, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।